हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीए एकेडमी। और आज हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस का लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एरिया वेक्टर के बारे में। एरिया वेक्टर, सबने एरिया सुना हुआ है। एरिया की अगर बात करें तो अगर मैं स्क्वायर की बात करता हूं मैं तो, और एरिया की अगर बात करें, अगर सपोज दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो ए, अगर मैं पूछूं इसका एरिया कितना है, तो बट नेचुरल है दैट यू विल से ओ ए इंटू ए बी, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, राइट। सो इसका क्या बन जाएगा, एरिया क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एरिया वेक्टर को। एरिया वेक्टर जैसे नाम से ही जाया जाए ये कि एरिया वेक्टर मेरा क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे एरिया वेक्टर को मैं लिखूंगा, इसको मैं ds वेक्टर से शो कर रहा हूं, राइट। सो इट विल बी ds वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर। सो इस तरह से लिखा जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है दो का, राइट। तो ये हो जाएगा ओ ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, राइट। क्रॉस प्रोडक्ट में हम पढ़ते ही आए हैं, +1 में करा हुआ है। और अगर जिन बच्चों को याद नहीं है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, so that you will be able to see that link and will be able to again familiar with dot product and cross product of two products। और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो चीज़ों का, तो उसमें ओ ए इंटू ए बी साइन थीटा आता है, साथ में एन कैप लगता है जो मेरे को डायरेक्शन बताता है, और इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एंड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ओ ए एंड ए बी। यहाँ पे ओ ए और ए बी मेरे क्या हैं, दो वेक्टर्स को हम इस तरह से एज्यूम करेंगे। सो दिस विल बी साइन थीटा, साइन 90 हो जाएगा इन दोनों के बीच में। सो दिस विल बिकम ओ ए इंटू ए बी इंटू एन कैप। एन कैप विल बी योर यूनिट वेक्टर। इसी चीज को अगर मैं एक्सिस की फॉर्म में ले लेता हूं, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, और ये मेरा क्या है, जेड एक्सिस है, राइट। और एक्स एक्सिस में आपको पता है हम यूनिट वेक्टर लेते हैं आई कैप, वाई एक्सिस में हम यूनिट वेक्टर लेते हैं जे कैप, के एक्सिस जेड एक्सिस पे यूनिट वेक्टर लेते हैं हम के कैप। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं एरिया वेक्टर। यस, एरिया वेक्टर ऑफ, एंड डेफिनेशन, yes, by convention the vector associated with every area element of a closed surface is taken to be in the direction of the outward drawn नॉर्मल। और ये नॉर्मल क्या है, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल है। अगर इसमें देखते हो, अगर आप ds वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए क्रॉस ए बी, आउटवर्ड नॉर्मल ओ ए बी का आउटवर्ड नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ पे के कैप हो जाएगा। पहले आप इतना नोट करो, उसके बाद आगे करते हैं। जिन बच्चों ने कर लिया नोट, ठीक है, अदरवाइज आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो दोबारा से।
और उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इसी चीज को समझते हैं। अब ये वाला स्क्वायर जो मेरा है एक्स वाई प्लेन में पड़ा हुआ है। एक्स वाई प्लेन में आई कैप और जे कैप हम लेते हैं। एक्स एक्सिस में आई कैप एंड वाई एक्सिस में क्या है मेरा जे कैप। और ये मेरा स्क्वायर क्या है ओ ए बी सी। ओ इज दी ओरिजिन। तो यहाँ पे जो एन कैप हो जाएगा मेरा, यहाँ पे एन कैप मेरा हो जाएगा परपेंडिकुलर कौन सा रहेगा यहाँ पे जेड एक्सिस। दिस विल बी योर के कैप। यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड एक्सिस विल बी योर के कैप। ओ ए इंटू ए बी अगर मैं लेता हूं तो इसका जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आई कैप। आई कैप पॉजिटिव रहेगा बिकॉज मैं क्या कर रहा हूं आई से जे की तरफ इस तरह से जा रहा हूं। कैसे जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं राइट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा के पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर मैं क्लॉकवाइज जाता इस तरह से और अगर मेरा स्क्वायर सपोज इस तरफ आ जाता ओ ए बी सी मेरा इस तरफ आ जाता एक्स जेड प्लेन में राइट, तो मेरा ये क्या हो जाना था जे कैप आता साथ में। और साथ में अगर जे कैप आना था मैंने इस तरह से अगर मैं इसको लेता सपोज इस तरह से मैं अगर इसको डायग्राम को ड्रॉ करता हूं, ये मेरा ओ ए बी सी अगर मेरा यहाँ पे आ जाता है अगर इस केस में ओ ए बी सी मेरा इस तरफ आ जाता है अगर राइट, तो ये और ये भी ए हो जाएंगे और इसकी वैल्यू भी ए हो जाएगी। अब ओ ए इंटू ए बी लिया मैंने। अब ये क्या है एंटी क्लॉक सॉरी ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसमें जो यूनिट वेक्टर होगा वो कौन सा होगा जे कैप। लेकिन जे कैप क्या होगा विद नेगेटिव साइन। विद नेगेटिव साइन यहाँ पे फिर जे कैप मेरा क्या हो जाएगा नेगेटिव साइन। और ये चीज मेरी कुछ इस तरह से बन जाएगी। ये चीज मेरी बन जाएगी ds वेक्टर विल बी इक्वल टू ओ ए इंटू ए बी इंटू माइनस ऑफ जे कैप। ये चीज मेरी कुछ इस तरह से बनेगी। फिर इज दैट क्लियर टू एवरीवन। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं आई जे और के कैप मेरा पॉजिटिव। अगर जे के में चलूं तो आई पॉजिटिव, के आई में चलूं तो जे पॉजिटिव। ये हमने ऑलरेडी कर रखा है 11th क्लास में। और अगर नहीं याद है तो मैं डिस्क्रिप्शन में दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, उसका लिंक डाल रहा हूं, उसको आप अच्छे से देख लेना जिन बच्चों ने नहीं पढ़ी +1 क्लास अच्छे तरीके से। तो यहां तक इसको नोट करो अच्छे तरीके से और उसके बाद हम इसको मिटाएं। नाउ वी आर गोइंग ऑन टू नेक्स्ट। एरिया वेक्टर is perpendicular to the surface for two-dimensional surface that is open surface. That is open surface. Area vector is perpendicular to the surface for two-dimensional surface that is open surface. That is अगर मेरे पास इस तरह से अगर ये मेरे पास कोई सरफेस है एच सरफेस और यहाँ पे मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ ds वेक्टर और एरिया वेक्टर यहाँ पे n कैप विल बी दी। ये मेरा टू डायमेंशनल सरफेस है ओपन सरफेस है और ये सरफेस कौन सा है S है। इसमें मैंने ds छोटा सा सरफेस ले लिया एंड देन एरिया वेक्टर विल बी नॉर्मल टू दी सरफेस। दैट इज ds वेक्टर इज इक्वल टू ds क्रॉस n कैप। और ds क्या है मेरा यहाँ पे ds इज मैग्नीट्यूड and n cap is
n cap is direction, and n cap is direction which is normal to the surface ds vector, right? Which is normal to the surface ds vector. नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं अब हम. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी. एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट of two quantities is a vector quantity. अभी जैसे हम पढ़ ही रहे हैं एरिया वेक्टर. वेक्टर मतलब वेक्टर क्वांटिटी है. अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एस वेक्टर लेते हैं एंड दैट इज ओ ए क्रॉस ए बी वेक्टर, ठीक है. तो जब ये क्रॉस वेक्टर आ गया, क्रॉस आ गया बीच में, ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या रहेगा मेरा, वो रहेगा मेरा वेक्टर क्वांटिटी. और अगर बीच में डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, तो वो मेरा क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है. जैसे वर्क का डेफिनेशन हमने करा था डॉट प्रोडक्ट के अंदर, तो डॉट प्रोडक्ट जो था वो क्या था, स्केलर क्वांटिटी. और क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम बात करें टॉर्क की, टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. आगे नेक्स्ट पॉइंट, फॉर 3D surface that is closed surface, क्लोज सरफेस का मतलब क्या हुआ, दैट इज क्यूब, सिलेंडर या फिर स्फीयर, द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is considered to be outward normal. इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं कि फॉर 3 डायमेंशनल सरफेसेस, जैसे हो गई मेरी क्लोज सरफेस, स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, तो इस तरह के जो होते हैं क्लोज सरफेस या 3 डायमेंशनल सरफेस, उनका एरिया वेक्टर जो हम कंसीडर करते हैं वो आउटवर्ड नॉर्मल लेते हैं. आउटवर्ड नॉर्मल कैसे लेते हैं ये देखते हैं जरा. अब हम अगर सपोज मेरे पास क्या है, क्यूब है, मेरे पास क्या है, क्यूब है. क्यूब की अगर बात करें सबसे पहले, ये मेरे पास एक क्यूब छोटा सा, ये बात करते हैं हम क्यूब की. अभी दिस इज माई क्यूब, राइट. क्यूब का ये वाला सरफेस अगर हम मैं लेता हूं, तो एरिया वेक्टर जो रहेगा यहाँ पे आउटवर्ड नॉर्मल. अगर इस सरफेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर रहेगा आउटवर्ड नॉर्मल. इस सरफेस की अगर बात करता हूं तो एरिया वेक्टर रहेगा आउटवर्ड नॉर्मल. इसी तरह इस सरफेस की बात करूं तो एरिया वेक्टर रहेगा आउटवर्ड नॉर्मल, ये नीचे. इसी तरह से अगर सामने वाला सरफेस है तो एरिया वेक्टर मेरा इस तरफ हो जाएगा, और जो ये पीछे वाला सरफेस है उसका एरिया वेक्टर वो इस तरह से हो जाएगा. क्लियर है. तो इसकी क्यूब की 6 साइड्स, और 6 साइड्स के अंदर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर. पहले मैंने ये वाला पोर्शन लिया, ये वाला फेस लिया, फिर मैंने उसका ये वाला फेस ले लिया, फिर उसका ये वाला फेस लिया, फिर उसका ये वाला फेस लिया, राइट. और इसका ये आगे वाला फेस हो गया एक तो. और अगर आगे वाले फेस की बात करूं, ये मेरा आगे वाला फेस है, ये जो है मेरा आगे वाला फेस है, ये वाला फेस, ये वाला मेरा फेस कहलाएगा फ्रंट फेस.
अब सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में क्या है, इस तरह से ये मेरा सिलेंडर, राइट, दिस इज माय सिलेंडर। ये वाला जो पोर्शन कहलाएगा, यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरह से कुछ होगा। इस वाले सरफेस की अगर बात करें, एरिया वेक्टर इस तरह से कुछ होगा। और अगर इस तरफ की बात करें, एरिया वेक्टर इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ, बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो एरिया वेक्टर मेरा कुछ इस तरह से कहलाएगा, राइट। सो इन दिस वे, जैसा सरफेस होगा, सरफेस के अकॉर्डिंगली जो एरिया वेक्टर हो जाएगा, वो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा सरफेस के। एरिया वेक्टर सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। आप लोगों ने याद रखना है ये वाली चीज को, कि एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, चाहे वो 2 डायमेंशनल सरफेस हो यानी कि ओपन सरफेस हो, या फिर क्लोज्ड सरफेस हो यानी कि 3 डायमेंशनल सरफेस हो। तो उसमें जो मेरा एरिया वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, क्लोज्ड सरफेस रहेगा। आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज माई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया electric flux over an area in an electric field is a measure of the number of electric field lines crossing this area। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम क्या करते हैं, फाई से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज ए मेजर ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस एरिया। वो कैसे, सपोज इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। इट इज प्रोडक्ट ऑफ एरिया वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड normal to the area। इसको एक्सप्लेन करते हैं अब। सपोज ये मेरा एरिया है, ये कोई भी एरिया है, यहां पे मैंने छोटा सा एरिया वेक्टर ले लिया, ds वेक्टर ले लिया ये मैंने, और ये मेरा पूरा एरिया क्या था, ये मेरा s वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड चला ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक यहां से एरिया वेक्टर लेते हैं। सो से इट इज ds वेक्टर एंड दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर। सो फाई विल बी इक्वल टू E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जिसको हम E ds cos थीटा भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, E ds cos थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है, जिसमें E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, ये मेरा एंगल थीटा हो जाएगा, राइट, विच इज द एंगल बिटवीन ds वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या किया है, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया, राइट।
इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया मैंने, कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। डॉट प्रोडक्ट है तो इसका मैंने क्या किया, cos थीटा ले लिया। सो और इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज E cos थीटा इंटू ds। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, E cos थीटा इंटू ds। दिस इज वैलिड फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ये कब वैलिड है, जब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़ा हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा बीच में, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये मेरा क्या है, मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर मैं कोई सरफेस इस तरह से ले लेता हूं तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। इस तरह से जो कहलाएगा ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो ये मेरा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इस तरह से ये हम करेंगे, इसको मिटा दें अब हम। ये EDS cos थीटा क्या हुआ, ये मेरा किसके लिए हुआ, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। और अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की अगर बात करें, और EDS cos थीटा में जब ये एंगल बिटवीन दी टू इज, तो इसमें जो एंगल रहेगा दोनों के बीच में, थीटा विल बी इक्वल टू 0। सो यहां पे फाई विल बिकम EDS cos 0 degree. So this will become EDS. This is for uniform electric field. अब अगर हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करते हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड phi will be equal to d phi equal to E ds। ये मेरा हो जाएगा E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सो ये मेरा हो जाएगा फॉर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच को इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, मेरी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, डॉट प्रोडक्ट अगर दो वेक्टर्स का हो तो वो क्या कहलाता है, स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं इट्स के SI यूनिट, इट्स SI यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट क्या होंगे, न्यूटन पर कूलम। एरिया के यूनिट मीटर स्क्वायर। सो इसके यूनिट हो जाएंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -1। इस तरह से भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों वेज से ये प्रॉपर है। अगर हम बात करें, अगर फ्लक्स क्या है, फाई जो मेरा है 0 है, व्हेन थीटा क्या हो जाए, व्हेन E is perpendicular to ds वेक्टर। दैट मीन्स अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो जाएं, राइट, दोनों अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी फाई विल बी इक्वल टू E ds cos 90 डिग्री। दैट मीन्स E ds cos 90 का मतलब क्या हुआ, 0। सो तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 0। दैट इंप्लाइज फाई इज इक्वल टू 0। फाई मेरा क्या हो गया, 0। इसके बाद हम अपने इसको मिटा दें जरा।
फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। व्हेन ई पैरेलल टू ds वेक्टर, ई वेक्टर इज पैरेलल टू ds वेक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा क्या है, एरिया वेक्टर के पर पैरेलल है। जब पैरेलल होगा तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। 0 डिग्री हो जाएगा तो e cos 0, और cos 0 आपको पता है किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू 1। सो फाई विल बी इक्वल टू e ds। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। फ्लक्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में चलते हैं। फ्लक्स फाई डिपेंड्स अपॉन E vector, ds vector and the angle between them। मतलब फ्लक्स जो है वो डिपेंड करता है E वेक्टर के ऊपर, ds वेक्टर के ऊपर और दोनों के एंगल के बीच के ऊपर। कैसे, अभी इसको समझते हैं। इस बात के ऊपर सबसे पहले बात करते हैं, फाई इज प्रोपोर्शनल टू E। फाई किसके प्रोपोर्शनल है, ई वेक्टर के ऊपर। वो कैसे, वो देखते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। सपोज ये मेरा कोई एरिया है, दिस इज माय एरिया, राइट, और इसी तरह से ये भी मेरा कोई एरिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैं शो कर रहा हूं, यहां इस तरह से शो कर रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे शो कर रहा हूं, वो कुछ इस तरह से शो कर रहा हूं। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है मेरा, अगर यहां पे ई की बात करता हूं और यहां पे ई की बात करता हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा डेंस है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा, अगर यहां की बात करता हूं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 2 है, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा कितना है, 1 2 3 4 5। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड 5 शो कर रहा है। That means here in this case electric field is denser, और अगर डेंसर है तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा फ्लक्स। तो फ्लक्स जो है किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्ट्रेट अवे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इससे मैं ये कंक्लूजन निकालता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, फाई के ऊपर। अब नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं, ds के ऊपर। ds यानी एरिया वेक्टर के ऊपर। अब मैं इस तरह से कुछ एक एरिया वेक्टर बना देता हूं। एरिया वेक्टर, एक छोटा एरिया वेक्टर बनाते हैं और एक बड़ा एरिया वेक्टर बना देते हैं कोई इस तरह से, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। ये मेरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक फील्ड और निकाल देते हैं यहाँ पे, राइट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जा रहा है यहाँ पे, और अगर यहाँ पे ये मेरा क्या है, ds वेक्टर है, इसी तरह से ये भी मेरा क्या है, ds वेक्टर है। तो जितना ज्यादा एरिया वेक्टर उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, स्मॉल है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लार्ज है। व्हाई, बिकॉज फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ds वेक्टर। फ्लक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ds वेक्टर के। वो यहाँ से मेरे को इजीली कंफर्म हो रहा है। अगर ये छोटे ds की बात करूं तो उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है, 2, और अगर बड़े इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना जा रहा है, 6 जा रहा है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मेरा डिपेंड कर रहा है ds वेक्टर के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे गॉस थ्योरम, और तब तक आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड स्टे वेल्दी। थैंक यू।